तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस शियांग और फॉक्स डीमन के फाइट में शियांग ने बड़ी चालाकी से फॉक्स डीमन को पैलेस में आने पर मजबूर कर दिया, जहां पर प्रिंसेस शियांग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस फॉक्स डीमन को जाल में फंसा लिया था। यहाँ पर फॉक्स डीमन को शियांग के इरादों के बारे में कोई आइडिया नहीं था, जिसके चलते उसने अपने चारों सोल्स को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया। वही दूसरी तरफ शियांग अब अंडरग्राउंड में चली गई, जहाँ पर फॉक्स डीमन के पास अब 2 ही सोल्स बाकी थी। तो उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शियांग ने इमॉर्टल सोर्ड का यूज कर उसे खत्म कर दिया। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग को लग रहा था कि ये मसला हल हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फॉक्स डीमन का एक डीमन सीड शाओलिंग के बॉडी में है, जिसके बारे में बस चांग युआन को खबर थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस शियांग को देख पाते हैं, जो कि अपने पैलेस के सामने खड़ी थी। वो अपने मदर को बता रही थी कि फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर उसे अपने कुछ बचपन की मेमोरीज नजर आने लगी, जहाँ पर शियांग इम्प्रेस शेंजी को बता रही थी कि मुझे तो अपने बर्थडेज मनाना काफी ज्यादा पसंद है। तो इम्प्रेस शेंजी उसे खाना खिलाते हुए पूछने लगी कि आखिर मेरी बच्ची को उसके बर्थडेज मनाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। तो शियांग उसे बताने लगी कि जब भी मेरा जन्मदिन होता है आप अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती हो। आपके जैसा डिलीशियस खाना तो कोई भी पका नहीं सकता। जो सुनते इम्प्रेस शेंजी को हंसी आने लगी और उतने में ही प्रिंसेस शियांग को किसी के आने की आहट महसूस हुई, तो तुरंत ही पीछे पलटकर अपनी माँ को आवाज देती है। लेकिन वहाँ पर इम्प्रेस शेंजी नहीं बल्कि मिनिस्टर सॉन्ग आया था। वो भी एक सेकंड के लिए हैरान होकर प्रिंसेस शियांग से पूछने लगा कि क्या आप इम्प्रेस शेंजी का इंतजार कर रही थी, मगर उन्हें तो ऑलरेडी किसी ने मार दिया था। जिस पर शियांग कहने लगी कि मेरी माँ एक इमॉर्टल थी और रियल इमॉर्टल कभी भी इतनी आसानी से किसी के हाथों मर नहीं सकते। जो सुनकर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि अगर हमारी महारानी जिंदा थी तो फिर वो अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आई। तो शियांग कहने लगी कि हाँ, यही सवाल मुझे भी सता रहा है। अगर वो मेरी परीक्षा लेना चाहती थी तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस परीक्षा को पास किया या मैं फेल हो गई। जिस पर सॉन्ग कहने लगा, प्रिंसेस आपकी परीक्षा के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ, ये डैगर मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। ये फायर फ्लेम डैगर हमें पैलेस से थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ मिला था। साथ ही साथ फॉक्स डीमन ने जितने भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट को कंज्यूम किया था, उसके एक्सप्लोड होने की वजह से वो सारे आर्टिफैक्ट बिखर चुके हैं। तो हमें पूरे जाओ स्टेट में उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन आप उन आर्टिफैक्ट्स की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी से उन्हें आपके सामने पेश करेंगे। मगर यहाँ पर शियांग को तो अपनी दोस्त तांग युन की फिक्र थी। वो सॉन्ग से कहती कि जल्दी से तांग युन को ढूंढ निकालो, जब तक तांग युन नहीं मिलती मुझे जरा भी सुकून नहीं मिलने वाला। वही दूसरी तरफ हम चांग युआन को देख पाते हैं, जो कि अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए गार्डन में मौजूद सभी पेड़ों पर एक जाल बिछा रहा था। तब तक शाओलिंग वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी, सीनियर पता नहीं आप कौन से रहस्यमयी काम करते हो, मुझे तो कोई चीज नहीं बताते। सच बताओ तो मैंने आपकी जैसी मिस्टीरियस पर्सनालिटी आज तक नहीं देखी थी। तो चांग युआन उससे कहता है कि दरअसल मैं फिशिंग कर रहा हूँ, तुम्हें शायद इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। दरअसल इस दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद है उन्हें अर्थ एंड हेवन ने हजारों लाखों इनविजिबल थ्रेड से आपस में कनेक्ट करके रखा है। तुम यूँ समझ लो कि ये सारी थ्रेड अर्थ एंड हेवन की फिशिंग लाइंस हैं। अगर कोई भी कल्टीवेटर इन थ्रेड्स को कंट्रोल करना सीख जाए तो फिर वो इस दुनिया की हर एक चीज को हासिल कर सकता है। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। जो सुनते ही शाओलिंग उससे पूछने लगी कि सीनियर फिर बताए आप किसका शिकार करने वाले हो, किसके लिए आपने इतना सारा जाल बुना। तो चांग युआन उसे बड़े ही प्यार से बताने लगा कि ये जाल तो मैंने उस छोटे से फॉक्स डीमन के लिए बुना है, जो कि अभी भी कहीं पर छुपा हुआ होगा। उस फॉक्स डीमन का जिक्र सुनते ही शाओलिंग काफी ज्यादा परेशान हो गई। चांग युआन उसे बता रहा था कि भले ही फॉक्स डीमन हार चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और अब सीन शिफ्ट होकर हम प्रिंसेस शियांग को देख पाते हैं, जो कि मूनलाइट में नहा रही थी। वो खुद से कह रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे काफी ज्यादा अनईजी महसूस हो रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। और उतने में कमांडर सॉन्ग उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। वो कर्टन के पीछे से प्रिंसेस शियांग को बता रहा था कि हमने सारे स्कैटर हुए आर्टिफैक्ट को जमा कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद इन आर्टिफैक्ट्स को चेक करें। तो शियांग ने तुरंत ही अपनी रेड अम्ब्रेला को समन कर लिया। साथ ही साथ उस सॉन्ग को हुक्म देती है कि एंशिएंट स्क्रोल और इंपीरियल सील को उनकी जगह पर वापस रख दो। एंशिएंट स्क्रोल को अनडाइंग फॉरेस्ट में रखो और वहीं पर इंपीरियल सील हमारे मास्टर गोशी के हवाले कर देना। साथ ही मेरे मास्टर गोशी को बता देना कि अब उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उनके डिसाइपल शियांग ने सब कुछ संभाल लिया है, इसलिए अब वो आराम से रह सकते। और हाँ, जब भी मुझे
वक्त मिलेगा मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। वैसे हमें एंशिएंट स्क्रॉल को संभालने के लिए एक विच मास्टर की जरूरत पड़ेगी, मगर आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक बंदा है, शायद वो हमारा विच मास्टर बनेगा। जिसके बाद शियांग ने अपना एक नया कॉस्ट्यूम पहन लिया। साथ ही वो सॉन्ग से तांग्युन के बारे में पूछ रही थी, जिस पर सॉन्ग जवाब देते हुए कहने लगा कि हमने आपकी दोस्त तांग्युन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। अब ये खबर सुनकर शियांग काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो कह रही थी कि आपके पास जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको डिप्लॉय करो, आपको किसी भी कीमत पर तांग्युन को ढूंढना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर उसकी मौत हो चुकी है तो फिर ये मेरी गलती होगी और इसके लिए मुझे खुद को ही पनिश करना होगा। जिस पर सॉन्ग कहने लगा कि आप तांग्युन की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अपना पूरा जोर लगाकर उसे ढूंढ लाएंगे। वैसे मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। दरअसल 2 दिनों में ही आपका 16वां जन्मदिन है, तो क्यों ना हम आपके जन्मदिन के दिन पूरे जाओ स्टेट को दावत दे। वैसे भी आपने फॉक्स डीमन को खत्म करके जाओ स्टेट को नया जन्म दिया है, तो इसी दावत के जरिए हम आपकी रेपुटेशन और अथॉरिटीज को भी एस्टेब्लिश कर सकते। हालांकि शियांग इस पर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर सॉन्ग काफी ज्यादा परेशान हो गया था। दरअसल शियांग पैलेस से एक बॉक्स उठा कर लाई थी जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट देख पाते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट को देखकर शियांग को अपनी बचपन की बातें याद आने लगी। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्रेस शिनजी ने शियांग के जन्मदिन पर उसे तोहफे में दिया था, तो शियांग उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगी। तो शिनजी ने उसे बताया कि ये एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब शियांग इतनी छोटी थी कि उसे शादी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था, तो वो कहती मदर इसमें क्या लिखा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो शिनजी उसे बताने लगी कि तुम्हारी शादी डाविस टेम्पल के सबसे आखिरी डिसाइपल के साथ तय हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट होंगे। तुम्हारा हार्ट और सोल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तभी शियांग अपनी मदर से पूछने लगी कि आखिर इस बंदे का नाम क्या है, आपने तो मुझे उसका नाम भी नहीं बताया। जिस पर शिनजी कहती फिलहाल के लिए तुम बस इतना जान लो कि वो डाविस टेम्पल का सबसे आखिरी डिसाइपल है। सही वक्त आने पर वो बंदा खुद ही तुमसे मिलने आ जाएगा। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि डाविस टेम्पल का आखिरी डिसाइपल चांग युआन था। जब चांग युआन ने प्रिंसेस शियांग को पहली बार देखा था तभी उसे शियांग के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल चांग युआन का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए हम कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते। साथ ही शियांग अपनी मदर से कहने लगी कि मुझे उस बंदे के साथ शादी नहीं करनी, मैं तो बस जिंदगी भर आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनते इम्प्रेस शिनजी को हंसी आने लगी। वो कह रही थी कि फिलहाल के लिए तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को संभाल के रखो, ये लगभग 10 सालों तक वैलिड रहेगा। अगर आगे चलकर भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम इस बंदे के साथ अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देना। शादी का आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में होगा। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहती। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। प्रिंसेस शियांग उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को देखकर कहने लगी कि जरूर से उस बंदे में कोई खास बात होगी, इसलिए तो आपने उसके साथ मेरा रिश्ता तय किया था। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट में उसे एक ऐसी चीज नजर आई जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। वही दूसरी तरफ हम लो जिया को देख पाते हैं जिसने तांग्युन को अपनी सीडान चेयर पर बिठा दिया था। दरअसल तांग्युन फॉक्स डीमन के हाथों बुरी तरह से घायल हुई थी, मगर अब फाइनली उसे होश आ चुका है। लूजिया भी उसे होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो तांग्युन को बताने लगी कि दरअसल मेरी ये कैरेज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। अगर इसकी चेयर पर बैठा जाए तो ये आपकी सारी इंजरीज को हील कर देगी। बस लगभग आधे घंटे के अंदर ही तुम पूरी तरह से हील हो जाओगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझे ग्रेट प्लाजा के सामने मिल गई। अगर सही वक्त पर तुम्हारा इलाज नहीं होता तो शायद तुम मारी जाती। तो तांग्युन उसका शुक्रिया अदा करते हुए फॉक्स डीमन के बारे में पूछने लगी, जिस पर लूजिया कहती कि फॉक्स डीमन तो ऑलरेडी मर चुका है। ये सुनकर ही तांग्युन काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी कि मैं जानती थी हमारी प्रिंसेस शियांग काफी ज्यादा पावरफुल है। वो ग्रेट डीमन इतना ज्यादा भयानक होने के बावजूद भी हमारी प्रिंसेस के सामने टिक नहीं पाया। जो सुनते ही लूजिया उसे हैरान होकर पूछने लगी कि क्या तुम प्रिंसेस शियांग की दोस्त हो? जिस पर तांग्युन जवाब देते हुए बताने लगी कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों ने मिलकर फॉक्स डीमन को मारने की प्लानिंग बनाई थी। दरअसल जब शियांग फॉक्स डीमन के साथ फाइट करने में बिजी थी तभी मैंने ही पैलेस से उस फॉर्मेशन को हटा दिया, जिसके चलते वो डीमन सीधे पैलेस में आकर पटक गया था। उस डीमन को पहले तो ये लगा था कि ये काम शियांग का होगा, लेकिन शियांग की जगह पर जब उसने मुझे देखा तब उसके चेहरे का रंग ही उतर गया था। ये सब सुनकर लूजिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि जहाँ तक मुझे पता है फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट को बस रॉयल ब्लड ही कंट्रोल कर सकता और उसी आर्टिफैक्ट का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाता है, मगर तुम तो
रॉयल खानदान से बिलोंग ही नहीं करती, फिर तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आ गई? तो तांग्युन उसे बताती है कि दरअसल मैं एक रॉयल फैमिली के मेंबर की ही नाजायज औलाद हूँ। वो लोग तो मेरे पैदा होते ही मुझे मारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त एम्प्रेस शिनजी ने मेरी जान बचाई, मुझे गोद लिया और अपनी बेटी जैसा प्यार किया। तो लुजिया उसे बताने लगी कि तुम एक हेवन की ब्लेसिंग हो, तुम्हारी वजह से प्रिंसेस शियांग उस डीमन को हरा पाई, इसलिए कभी खुद को कम मत समझना। हालांकि तांग्युन अभी भी थोड़ी सी परेशान थी। वो लुजिया को बताती कि उस फॉक्स डीमन ने मुझ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक किया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस अटैक में जिंदा कैसे बच गई। जिस पर लुजिया बताने लगी कि तुम्हारी जिंदा रहने की कोई वजह होगी, ये तुम्हारी किस्मत ही थी जिसने तुम्हें बचा लिया। तभी तांग्युन उससे पूछती कि क्या वाकई वो डीमन मारा गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जिस पर लुजिया बताने लगी कि मेरी आंखों के सामने उस डीमन की चारों सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी। बस यहाँ पर मुझे एक शक है, वैसे तो स्पिरिट के डिस्ट्रॉय होते ही उसने मर जाना चाहिए था, लेकिन अगर उसके पास डीमन सीड होगा तो फिर शायद वो जिंदा है। दरअसल एक ग्रेट डीमन का डीमन सीड उसके लिए एक दूसरे दिल जैसा काम करता है। अगर तुमने रियल डीमन को मार भी दिया तो भी उसका डीमन सीड उसे दोबारा से पैदा कर सकता। ये सुनकर तो अब तांग्युन काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो लुजिया से पूछ रही थी कि तुम्हारा मतलब ये है कि उस डीमन के पास उसका डीमन सीड हो सकता है, और अगर वो हुआ तो दोबारा से रिजरेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जाओ स्टेट अभी भी खतरे में है। जिस पर लुजिया कहने लगी कि हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं हो सकता। एक डीमन सीड को पनपने के लिए उसे अपने ही ओरिजिन के किसी इनेट स्पिरिट की जरूरत पड़ती है, और इनेट स्पिरिट इतने आसानी से नहीं मिल सकता। वो तो हजारों लाखों लोगों में बस एक के पास ही मिल सकता है, और उसमें भी सेम ओरिजिन का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि फॉक्स डीमन को दोबारा से रिजरेक्ट होने के लिए एक फॉक्स इनेट स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी। और तभी तांग्युन काफी ज्यादा पैनिक होकर उसे बताने लगी कि शायद मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिसके पास इनेट स्पिरिट हो सकता है। तो लुजिया तुरंत ही उसे उस पर्सन के बारे में पूछने लगी, जिस पर तांग्युन बताती है कि वो चांगयुआन की जूनियर डिसाइपल शाओलिंग है। मुझे लगता है कि उसके पास वो फॉक्स इनेट स्पिरिट हो सकता। इधर चांगयुआन ने कुछ पेपर पर कैलीग्राफी की थी, जो देख शाओलिंग उससे कहती कि पता नहीं आपका मूड आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा, काफी देर से आप इस कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करने में बिजी हो। तो चांगयुआन उसे बताता है कि दरअसल मैं जिस डाओइस्ट टेम्पल का डिसाइपल था, उस टेम्पल की दीवारों पर ऐसे ही 8 लेटर लिखे गए थे। अब वो उन्हें उस लेटर के बारे में बता पाई, इससे पहले शाओलिंग गुस्से में उससे वो पेपर छीन लेती है। वो गुस्से में कह रही थी कि जब देखो तब आप मुझे उस डाओइस्ट टेम्पल के बारे में ही बताते रहते हो। अब तो मैं उस टेम्पल की बातें सुन सुनकर ही पक गई हूँ। इधर मैं उस फॉक्स डीमन के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई, लेकिन आपको तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं। जिस पर चांगयुआन कहने लगा कि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, लेकिन अगर सच बताओ तो मैं भी तुम्हें बचाना चाहता हूँ। यहाँ पर शाओलिंग इमोशनल होकर रोते हुए उसे बताने लगी कि मेरे पास फॉक्स इनेट स्पिरिट थी, और इसी वजह से उस फॉक्स डीमन ने अपने डीमन सीड को मेरे अंदर प्लांट कर दिया। पता नहीं मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। मैं तो उस फॉक्स डीमन के लिए घोस्ट समनिंग टैलिस्मान जैसे बन चुकी हूँ। वो फॉक्स डीमन कभी भी आकर मुझे खत्म करके मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकता है। जिस पर चांगयुआन कह रहा था कि अगर उस डीमन को डिस्ट्रॉय करना है तो पहले उसे यहाँ पर आने देना होगा। भले ये बात तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन उस डीमन को अगर मारना है तो हमारे पास बस यही एक ऑप्शन होगा। जो सुनकर शाओलिंग हैरान होकर उससे पूछने लगी कि सीनियर, क्या आपके पास उसे खत्म करने का कोई तरीका है? जिस पर चांगयुआन बताने लगा कि अगर घोस्ट समनिंग टैलिस्मान में कोई बदलाव किए गए तो उसी से हम उस डीमन को मार सकते हैं। हमें उस समनिंग टैलिस्मान को एक ईवल बैनिशिंग कर्स में बदलना होगा। इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके ओरिजिन्स को हम बदल सकते। तो शाओलिंग उसे बताने लगी कि सीनियर, मुझे तो टैलिस्मान को चेंज करना नहीं आता, पता नहीं मैं अपने अंदर मौजूद घोस्ट समनिंग टैलिस्मान को कैसे बदलूंगी। तो चांगयुआन उसे अश्योरिटी देते हुए कहने लगा कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सीनियर इस काम में एक्सपर्ट है। और तभी आसमान से एक बहुत ही खतरनाक स्नेक सीधे शाओलिंग के पास पहुंच गया। शाओलिंग तो उस स्नेक को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई और डर के मारे पीछे हटते हुए अपने सीनियर को बता रही थी कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो डीमन यहाँ पर आ चुका है। तो चांगयुआन उसे संभालते हुए कहने लगा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, दरअसल ये उस फॉक्स डीमन की सबसे आखिरी स्पिरिट है। अगर ये मारी जाए तो उसका नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहला हमें इसे पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच करना होगा। और तभी उस डीमन ने शाओलिंग को पूरी तरह से जकड़ लिया। यहाँ पर वो बच्ची काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो चांगयुआन से कहने लगी कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो चांगयुआन उसका हाथ थामते हुए कहने लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, जब तक ये डीमन नहीं मरता मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। यहाँ पर शाओलिंग इमोशनल होकर कहने लगी कि सीनियर, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन
पता नहीं अब किस्मत में क्या लिखा है। और तभी उसका हाथ चांग युआन के हाथ से छूट गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चांग युआन भी उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लू जिया को देख पाते हैं, जो कि तांग युन को लेकर सीधे प्रिंसेस शियांग के पास पहुंच चुकी थी। शियांग तो अपनी दोस्त को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर वो देखती कि तांग युन काफी ज्यादा परेशान है तो शियांग उससे इसकी वजह पूछने लगी। तो तांग युन उसे बताती कि मेरे ख्याल से वो फॉक्स डीमन अभी भी जिंदा है। जिस पर शियांग कह रही थी ना, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया था। इनफैक्ट मैंने तो इमॉर्टल सोर्ड का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय किया। उसका ट्रू फॉर्म मेरी आंखों के सामने शटर हुआ था। और उतने में ही लू जिया ने प्रिंसेस के सामने डीमन सीड का जिक्र किया, जिस पर प्रिंसेस कहने लगी कि डीमन सीड को प्लांट करने के लिए सेम ओरिजिन के इनेट स्पिरिट की जरूरत होती है। और मैंने जाओ स्टेट में मौजूद हर एक बंदे के रिकॉर्ड को पर्सनली चेक किया है। हमारे इंपीरियल सिटी में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास फॉक्स इनेट स्पिरिट हो, इसलिए फॉक्स डीमन चाहकर भी दोबारा से रिजरेक्ट नहीं हो सकता। तभी लू जिया ने उसे दो आउटसाइडर्स लोगों की याद दिलाई। वो कहने लगी कि चांग युआन और उसकी जूनियर शाओलिंग, क्या तुम्हें उनके रिकॉर्ड्स के बारे में कोई भी आइडिया है? अब ये सुनकर प्रिंसेस शियांग भी थोड़ी सी हैरान हो गई। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग को उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तांग युन उसे बताने लगी कि चांग युआन का बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज था और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जूनियर डिसाइपल शाओलिंग के अंदर एक इनेट फॉक्स स्पिरिट है। तो प्रिंसेस शियांग को भी तसल्ली हो चुकी थी कि शायद उस फॉक्स डीमन ने अपने डीमन सीड को उस बंदी के अंदर प्लांट किया होगा। वो तांग युन को बता रही थी कि जब भी कोई ग्रेट डीमन मारा जाता है तब पूरा आसमान लाल होकर बारिश होती है, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से उस फॉक्स डीमन की स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन में वापस ही नहीं गई, यानी कि उसकी सोल यहीं पर है और मैंने उसे इग्नोर किया। इधर वो इवल स्नेक पूरी तरह से शाओलिंग की बॉडी के साथ एक हो चुका था, जिसके चलते हमें यहाँ पर शाओलिंग की एक अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। वो कह रही थी, सीनियर मुझे आपका नेचर जरा भी समझ नहीं आता, आप वाकई में कमजोर हो या फिर कमजोर होने का दिखावा करते हो। जिस पर चांग युआन कह रहा था कि हाँ मैं भी तुम्हें लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जूनियर शाओलिंग की बॉडी पर कब्जा किसने किया, कहीं तुम वो ग्रेट डीमन हो या फिर वो बिना टेल वाली फॉक्स हो। और उतने में शाओलिंग ने अपनी टेल को बाहर निकाल लिया। वो चांग युआन को बता रही थी कि वो बुढ़ा फॉक्स डीमन तो ऑलरेडी मर चुका है और हाँ तुम्हारी जूनियर भी थोड़ी ही देर में मारी जाएगी। अब मैं तुम्हें अपना नाम बता देती, लेकिन मैंने तो अभी तक अपना नाम ही नहीं रखा। जिस पर चांग युआन भी इवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि चलो ये बात तो साबित हो गई कि तुम मेरी जूनियर नहीं हो, इसलिए अब तो मैं बेफिक्र होकर तुम्हें मार सकता हूँ। इतना कहते साथ ही चांग युआन ने सीधे उस पर हमला कर दिया, मगर फॉक्स डीमन एक ही सेकंड के अंदर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो उसे बताने लगी कि अब मैं पहले जैसी छोटी सी कमजोर फॉक्स नहीं रही। उस फॉक्स डीमन के मरने के बाद उसकी सीड की वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं तो बड़ी ही आसानी के साथ कल्टीवेशन की लॉन्गेविटी रेलम पर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर वो फॉक्स डीमन अपना फॉर्म बदलते हुए चांग युआन को डोमिनेट करने की कोशिश करने लगी। वो कह रही थी कि तुम तो अभी तक मिस्टिक रेलम पर भी नहीं पहुँचे, भला तुम्हारे जैसा मामूली बंदा मुझे कैसे मार पाएगा। और इतना कहते साथ ही उसने चांग युआन पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसमें चांग युआन घायल होकर अपने घर के बाहर पहुंच चुका था। तब तक वो फॉक्स डीमन भी बाहर आ चुकी थी। उसने सीधे चांग युआन पर हमला करने के लिए जंप लगा दी, मगर तभी वह मौजूद फॉर्मेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वो कह रही थी, अच्छा तो ये है तुम्हारी फिशिंग लाइन, तुमने ये फॉर्मेशन मुझे कैप्चर करने के लिए सेटअप किया था, मगर कोई नहीं, तुम्हारा ये फॉर्मेशन भी मुझे रोक नहीं सकता। और फिर वो अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन से आजाद हो गई। तब तक चांग युआन वहीं पर कहीं छुप गया था। वो कह रही थी, मेरे प्यारे सीनियर एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। दरअसल जिस वक्त आप मुझे घायल करोगे उसी वक्त फॉक्स डीमन की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाएगी। इधर चांग युआन तुरंत ही अपने टैलिस्मान को समन करने लगा। वहीं पर वो फॉक्स डीमन उसे गुस्से में कह रही थी कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, लेकिन तब तक चांग युआन का कैलीग्राफी टैलिस्मान पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। उसने उस फॉक्स डीमन को चारों ओर से घेर लिया था। साथ ही चांग युआन सीधे उसके सिर पर अटैक करते हुए कैलीग्राफी के 8 लफ्जों को दोहराने लगा, जो कि डाविस टेम्पल पर हजारों साल पहले लिखे गए थे। यहाँ पर वो शाओलिंग की बॉडी में मौजूद ईवल को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। इस प्रोसेस में शाओलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि उन 8 लफ्जों में प्योर डिवाइन पावर है, जो कि किसी भी ईवल को मारने के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट थी। हालांकि वो फॉक्स डीमन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसने अपनी ईवल पावर का यूज करते हुए चांग युआन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इससे तो चांग युआन को इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी कि उस फॉर्मेशन पर से उसका कंट्रोल हट जाता है। तब तक वो फॉक्स डीमन सीधे उसकी कैलीग्राफी फॉर्मेशन को
डिस्ट्रॉय करते हुए चांग युआन पर हमला करने रवाना हो गई। वहीं पर चांग युआन ने भी उस पर एक जबरदस्त पंच अटैक रिलीज कर दिया था। यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट नजर आता है। शाओलिंग ने चांग युआन के पंच को बड़ी आसानी के साथ रोक लिया था। वो कह रही थी सीनियर, आप तो अभी तक मिस्टिक रेल्म पर भी नहीं पहुँचे, मगर फिर भी आपने इतनी खतरनाक वॉइड शैटरिंग टेक्निक का यूज किया है। ऐसा लगता है कि आपके कई सारे सीक्रेट्स हैं जो कि आपने अभी तक मुझे नहीं बताए। खैर, लेकिन फिर भी एक बात याद रखो, आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मुझे कभी मार नहीं सकते। इतना कहते साथ ही उसने अपनी बहुत ही खतरनाक केवल पावर को रिलीज कर दिया, जिसकी चपेट में आते ही चांग युआन काफी पीछे पुश हो जाता है। फॉक्स डीमन उससे कह रही थी कि अरे अरे, आपके पास तो अब ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी नहीं बची। मेरे प्यारे सीनियर, अगर आप मेरे सामने रहम की भीख मांगो तो शायद मैं आपको जिंदा छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर चांग युआन अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर तो उस फॉक्स डीमन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। और फिर उसने भी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए सीधे चांग युआन पर अपनी थंडर से अटैक कर दिया। मगर वो देखती कि चांग युआन तो वहाँ से गायब हो चुका है। जो देख शाओलिंग कह रही थी सीनियर, प्लीज ये हाइड एंड सीक का गेम बंद कर दो। और उतने में चांग युआन अचानक से उसके सामने आकर उस पर अपनी डिवाइन पावर से एक और हमला कर देता है। यहाँ पर चांग युआन उस ईवल स्नेक को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि फॉक्स डीमन पर इसका कोई खास असर नहीं होता, उल्टा उसने ही चांग युआन को बुरी तरह से जकड़ लिया था। वो कहती अरे अरे सीनियर, वैसे तो आपके अंदाजे सही निकलते हैं, मगर इस बार आप पूरी तरह से गलत थे। यहाँ पर चांग युआन उससे पूछता है कि बताओ मुझसे कौन सी गलती हुई, मेरा कौन सा अंदाजा गलत था। तो फॉक्स डीमन उसे बताती है कि आपको लगता है कि डीमन सीड की वजह से मैं डीमन बन गई, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं थी कि मैं तो असल में एक ट्रू डीमन हूँ। और फिर उसने चांग युआन को हवा में उछाल दिया, जिसके बाद वो अपने बड़े बड़े नाखून लेकर उसके पास पहुँच गई। उससे कह रही थी सीनियर, माफ करना, लेकिन अब आपको मरना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।